नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज जर्मनी से आए भारत विरोधी कार्टून का चेकअप सत्ता की वर्कशॉप में करेंगे और कुंठित जर्मन संपादकों और कार्टूनिस्टों की वैचारिक चूड़ी कसेंगे। भारत की जनसंख्या वृद्धि पर तंज कसने वाला एक अपमानजनक कार्टून वायरल हो चुका है। इसमें चीन की बड़ी जनसंख्या पर सम्मान के पुष्प अर्पित किए गए हैं, वहीं भारत पर व्यंग्य के शूल चलाए गए हैं। अगले 24 घंटे के अंदर देश को पहली वाटर मेट्रो सर्विस की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 25 अप्रैल को केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन करेंगे। यह कोच्चि में और उसके आसपास के 10 टापुओं को जोड़ने वाला केरल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल कुंजी देखिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की रॉकेट स्पीड राजनीति की बात करेंगे, जिसके तहत वो 36 घंटे में 5300 किलोमीटर की यात्रा करके अपना वोट चुंबक केरल में फिट करेंगे। आखिर पीएम की पादवियों से मुलाकात के क्या मायने हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद उन लोगों की खबर लेंगे जो यूपी में लेडी डॉन शाइस्ता की सलामती के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक पूर्व प्रोफेसर शाइस्ता के लिए धरने पर बैठ गया है, जबकि एक बीएसपी विधायक फरार शाइस्ता के समर्थन में आ गए हैं। वहीं अतीक के ध्वस्त हो चुके दफ्तर में कत्ल के सुराग मिल रहे हैं। चाकू और खून के धब्बों का राज क्या है, यह भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद सत्ता के लिए नीतीश कुमार का अंतरराज्यीय परिश्रम देखिएगा, जिसके तहत वो कोलकाता में ममता से और लखनऊ में अखिलेश यादव से सियासी संवाद कर रहे हैं, वो भी एक ही दिन में अलग अलग शहर जाकर। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश होगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने गुजरात एटीएस को लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट कस्टडी दे दी है। सीमा पार से होने वाली तस्करी को लेकर गुजरात एटीएस कई सवाल पूछना चाहती है। लॉरेंस पर पाकिस्तान से 194 करोड़ रुपए के ड्रग्स मंगवाने का आरोप है। और आज के सियासी शोले भी देखिएगा। कर्नाटक में अमित शाह और राहुल गांधी जुबानी हथौड़े चला रहे हैं। इस पर हमने आपके लिए एक रील भी तैयार की। तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं खुद को बौद्धिक कहने वाले उन लोगों की, जो सुबह उठते ही पानी पी पी कर भारत को कोसना और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। कभी डॉक्यूमेंट्री बनाकर, कभी लेख लिखकर, कभी कार्टून बनाकर, तो कभी किसी सेमिनार का आयोजन करके, तो कभी नौकरी के विज्ञापन की शर्तों के रूप में। ये लोग अपना एजेंडा इसी तरह सरपट दौड़ाने लगते हैं। ऐसे लोगों की एक ब्रांच है, लगता है जर्मनी में भी अब वो ब्रांच खुल गई है, क्योंकि वहां से एक ऐसा कार्टून छपकर हमारे सामने आया है जिसमें भारत के प्रति नफरत और कुंठा से भरी हीन भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जर्मनी की पत्रिका डेर स्पीगल ने यह कार्टून छापा है। इस कार्टून में स्वाभाविक व्यंग्य और कटाक्ष कम है, भारत को नीचा दिखाने की नीयत ज्यादा है। इस कार्टून में 2 चित्रों के जरिए भारत और चीन की तुलना की गई है। ट्रेन की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तरफ भारत की ट्रेन की तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें ट्रेन के अंदर यात्री बैठे हुए हैं। ट्रेन की छत तक यात्रियों को बैठे हुए दिखाया गया है। ट्रेन के इंजन तक लोगों की भीड़ बैठी हुई है और हाथ में तिरंगा झंडा पकड़े हुए है। वहीं दूसरी ओर चीन की ट्रेन की तस्वीर दिखाई गई है, जिसे आधुनिक दिखाने की कोशिश की गई है। यह बताने की कोशिश की गई है कि बड़ी आबादी के बावजूद चीन भारत से बहुत आगे है और भारत अब भी अपनी अनियंत्रित भीड़ के साथ उलझा हुआ है। चीन की ट्रेन भीड़ से मुक्त और आधुनिक दिखाई गई है। इस कार्टून में यह भी दिखाया गया है कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे है। दरअसल जर्मनी की इस मैगजीन ने उस खबर के हवाले से भारत का मजाक उड़ाया है, जिसके मुताबिक जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और इस जनसंख्या का भारत को उतना फायदा नहीं होगा जितना चीन को अपने समय में हुआ था। हालांकि जर्मनी के इस कार्टून पर हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पश्चिमी मीडिया की कलम निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पर जब भी भारत के हालात को दिखाने का मौका मिलता है, तो ये लोग सेलेक्टिव स्याही से भारत विरोधी लेख लिखने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। भारत एक असंभव संभावनाओं वाला देश है। जर्मनी के इस कार्टून वाले अपमान पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जर्मनी की मैगजीन को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि भारत का मजाक उड़ाने की आपकी कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत के खिलाफ दांव लगाना स्मार्ट फैसला नहीं है। अगले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से बड़ी हो जाएगी। इसके बाद प्रतिक्रियाओं के हथौड़े जर्मनी के कार्टून पर पड़ने लगे। कहा जाने लगा कि जर्मनी नस्लवादी हैं। भारत को इस तरह से चिन्हित करने का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इनका मकसद है भारत को नीचा दिखाना और चीन की चापलूसी करना।
ये नस्लवादी कार्टून न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे पुराने कार्टून से भी ज्यादा बुरा है। यहां न्यूयॉर्क टाइम्स के जिस कार्टून का जिक्र हो रहा है, आज आपको उसका भी रिवीजन कर लेना चाहिए और कुंठित सोच वाले तथाकथित मीडिया हाउस की नीयत को भी समझना चाहिए। साल 2015 की बात है जब अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को नीचा दिखाते हुए कार्टून छापा था, जिसमें भारत को एक हाथी के रूप में दिखाया गया जो पेरिस जलवायु सम्मेलन की ट्रेन के आगे ट्रैक पर अड़कर बैठ गया। कार्टून का शीर्षक था पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत। कार्टून में जो ट्रेन दिखाई गई उसमें कोयले का इंजन लगाया गया था, यानी यह कार्बन उत्सर्जन का प्रतीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स यह कहना चाह रहा था कि कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार है, जबकि सच यह था कि औद्योगिक क्रांति के समय में पश्चिमी देशों ने पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन किया और बाद में विकासशील देशों को ज्ञान बांटने लगे। इससे पहले साल 2014 के अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मंगल मिशन का मजाक उड़ाया था। भारत ने उस समय मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन रवाना किया था। मंगल ग्रह के लिए पहली बार में ही सफल मिशन भेजने वाला भारत पहला देश बना था। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था जिसमें दिखाया गया था कि गांव का एक आदमी अपने बैल के साथ एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा है। भारत को तुच्छ समझने की यह सोच बहुत दूषित है। इस तरह खबरों को मनमाने और सेलेक्टिव तरीके से पेश करने और तंज करने वालों को पहचानने की जरूरत है। हमारे न्यूज मित्रों को पश्चिमी मीडिया के ऐसे एजेंडे से सावधान रहना चाहिए। वैसे भारतीय रेल को जर्मनी की मैगजीन जिस तरह खस्ता हाल दिखा रही है, जिस तरह अव्यवस्था और भीड़भाड़ दिखा रही है, वो असलियत से बिल्कुल भी नहीं मेल खाता। कार्टून में जो सफर दिखाया गया है वो बीते जमाने की बात हो गई। नए भारत में रेलवे भी चमकदार हो गई है और उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। शायद ये चकाचौंध ही जर्मनी के संपादकों और बुद्धिजीवियों को चुभ रही है। आपको सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज रील में बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे भारत में रेल न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हुई, बल्कि यहां रफ्तार भी है, सुविधा भी है, स्वच्छता भी है और चमक दमक भी है। ये बिना टिकट, बिना शुल्क, संकुचित और संकीर्ण सोच वाले लोगों की वैचारिक मरम्मत करने वाली रीत। पिछले कुछ सालों में तेजी से भारतीय रेल का कायाकल्प हुआ है। तरक्की के ट्रैक पर तेजी से विकास वाली रेल की गाड़ी दौड़ रही है। अब हम जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो आज जर्मनी को आईना दिखाने वाले हैं। रेल नेटवर्क के मामले में भारत जर्मनी से कहीं आगे है। अगर दुनिया के रेल नेटवर्क वाले देशों की बात करें तो भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भारत का यहां तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। साथ ही लगभग 71% रूट्स इलेक्ट्रीफाइड हैं। वहीं जर्मनी दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में छठे नंबर पर है। जर्मनी में रेल नेटवर्क 40,682 किलोमीटर का है और इसमें से 5,538 पर ही बिजली की सुविधा है। जर्मनी एक विकसित देश है, जबकि भारत एक विकासशील देश है। भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द जर्मनी से आगे निकल जाएगा। जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट में है, उसका जीडीपी सिकुड़ रहा है, उसकी ग्रोथ रेट अब माइनस में है। रेलवे के सेक्टर में भारत की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। पहले वंदे भारत ट्रेन 2019 में चली थी। पिछले 6 महीने में 8 नई वंदे भारत ट्रेन चली हैं। अगले 3 साल में 500 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी।
अहमदाबाद मुंबई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू हुआ है। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन अमेरिका की सर्विस से ज्यादा स्पीड पर चलेगी। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में अगले साल फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। 4 नए फ्रेट कॉरिडोर इसमें प्रस्तावित है। गुड्स ट्रेन की औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब भारत में गुड्स ट्रेन की प्रस्तावित नई स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। माल ढुलाई में 2030 तक रेलवे का हिस्सा 27% से 45% होने का टारगेट है। ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं और हिंदुस्तान इसी उम्मीद पर चलता है। आज हम आपको जर्मनी की तरह कोई कार्टून नहीं दिखा रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वही दिखा रहे हैं जो हकीकत है, जो जमीन पर है। आज आपको जानना चाहिए कि भारत रेल के मामले में, विकास के मामले में कितना आगे है। जर्मनी रेल की तस्वीर दिखा करके भारत को नीचा बता रहा है। दूसरी ओर भारत में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन है, जिसमें सुविधाएं भी हैं और रफ्तार भी है। 12 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत में मेट्रो रेल 2002 में शून्य था, जो अब 824 किलोमीटर तक आ गया है। भारत ने 15 शहरों में कुल 824 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन को चालू कर दिया है या फिर उसका काम पूरा कर लिया है। 1039 किलोमीटर मेट्रो निर्माणाधीन है और यहां तेजी से काम हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दुनिया में मेट्रो की बात करें तो टॉप 5 में जर्मनी कहीं पर भी नहीं आता है। ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले नंबर पर चीन है, जिसका नेटवर्क करीब 9162 किलोमीटर है। ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसका नेटवर्क 1375 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर 880.9 किलोमीटर के साथ साउथ कोरिया है। चौथे नंबर पर 824 किलोमीटर के साथ भारत है। यहां तक कि जापान का नंबर भी भारत के बाद आता है। यहां का मेट्रो रेल नेटवर्क 791 किलोमीटर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कर्नाटक के दौरे पर हैं और एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं चलते हैं। सभी को न्याय देते हुए हमने मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास किया था। ऊपरी भद्रा परियोजना 5300 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूर की है। अपर कृष्णा 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया है। कलसा बंडूरी 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमने अनुदान दिया है। और कर्नाटक के कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, दावणगिरी, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, शिवमोगा और तुमकुर है। हुबली और धारवाड़ दोनों कित्तूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर है, जिसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के 62 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ कित्तूर कर्नाटक में बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे परियोजना 150 करोड़ की लागत से, बागलकोट कुदाची रेलवे परियोजना 210 करोड़ की लागत से, खज्जी दोनी लोकापुर रेलवे परियोजना 140 करोड़ की लागत से, गड़ग एलवी की रेलवे लाइन 600 करोड़ की लागत से हमने आगे बढ़ाई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विकास की योजनाओं को बता रहे हैं कि क्या क्या काम सरकार ने किए, और आज हम आपको जो बातें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं वो भी विकास से जुड़ी हुई हैं, भारत के विकास से जुड़ी हुई है। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है। पश्चिमी मीडिया और जर्मनी को आईना दिखाने वाली एक और तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि कैसा नया हिंदुस्तान तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ रहा है। अब से 24 घंटे के अंदर देश को पहली वाटर मेट्रो सर्विस मिलने वाली है। कल प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का उद्घाटन करने वाले हैं। ये एक ऐसी मेट्रो है जो पानी की लहरों पर रफ्तार भरेगी। ये वाटर मेट्रो लोगों को किफायती और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराएगी। आपको इसकी खासियत भी बता देते हैं। ये वाटर मेट्रो कोच्चि और उसके आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। करीब 1136 करोड़ रुपए की परियोजना है। ये शुरुआती दौर में 75 किलोमीटर की दूरी ये कवर करेगी। लोगों को हर 15 मिनट में आवाजाही के लिए मेट्रो मिलेगी। इसमें कुल 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं शामिल हैं।
अभी शुरुआत में 23 नावें और 14 टर्मिनल हैं। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक वाटर मेट्रो सर्विस होगी। वहीं इसमें 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। एक बार की यात्रा के लिए लोगों से 20 रुपए का किराया लिया जाएगा। वाटर मेट्रो से 20 मिनट से भी कम समय में हाईकोर्ट से वाइपिन तक पहुंचा जा सकेगा। ट्रैफिक नहीं होने की वजह से इसमें समय की भी बचत होगी। शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगी। तो दुनिया में भारत की डेवलपमेंटल सत्ता की बढ़ती ताकत के बाद अब बात सियासी सत्ता की, जिसमें आज हफ्ते के फर्स्ट वर्किंग डे यानी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्ड वर्क शुरू कर दिया है। वैसे जितनी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसे आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 72 वर्ष से ज्यादा है, जिसमें थकावट बहुत आम बात है। लेकिन पीएम मोदी अपने टारगेट को लेकर इतने फोकस्ड हैं कि पूरे जोश के साथ रॉकेट स्पीड वाली राजनीति कर रहे हैं। आज शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को आप तूफानी यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की सुबह शुरू हुई यात्रा कुल 36 घंटों की है। इसमें वो 60 शहर और 5,300 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रम में रोड शो, युवा संवाद, ईसाई समुदाय के वरिष्ठ पादरियों से मुलाकात और केरल में वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कल तक चलने वाली है, जहां वो वाटर मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होने पर हुई। सुबह प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से निकले तो वो सबसे पहले मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे। इसके बाद पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रीवा पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधा दक्षिण भारत के केरल पहुंच गए। यहां उन्होंने कोच्चि में रोड शो किया। ये रोड शो करीब 1.25 किलोमीटर का रहा। रोड शो में भारी भीड़ थी। पीएम मोदी को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही थी। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। दक्षिण भारत के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी को देखने के लिए आई भीड़ का उत्साह इस बात के संकेत दे रहा है। आज 2 राज्यों के दौरे में पीएम मोदी ने पहले मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का तोहफा दिया। इसके बाद उनके केरल, दमनदीप और दादरा नगर हवेली में 23,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रहा, जिसकी शुरुआत आज ही हो चुकी है। पीएम मोदी की इस यात्रा में राजनीतिक रूप से सबसे खास है केरल में बड़े चर्च के वरिष्ठ पादरियों से मुलाकात। पीएम मोदी का केरल जाकर चर्च के वरिष्ठ पादरियों से मिलना सामान्य घटना नहीं है, इसके राजनीतिक अर्थ हैं। केरल की आबादी में करीब 54% हिंदू, 27% मुस्लिम, 18% ईसाई हैं और 1% से कम अन्य समुदाय के लोग हैं। केरल की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों एलडीएफ यानी वामपंथी पार्टियों और यूडीएफ यानी कांग्रेस की अगुवाई वाले दलों में बंट जाते हैं, लेकिन ईसाई पूरी तरीके से यूडीएफ के साथ रहते हैं। खास बात यह कि 14 में से 9 जिलों में ईसाई समुदाय के लोग गेम चेंजर हैं। इन जगहों पर इनकी कुल आबादी 37 लाख के करीब है, जिसमें यूडीएफ को बढ़त हासिल हो जाती है। आंकड़ों को देखें तो 2021 में 58% ईसाइयों ने यूडीएफ को वोट दिया था। 2016 में 51% ईसाइयों ने यूडीएफ को वोट दिया था। अगर बीजेपी की ताकत देखें तो केरल में पार्टी 6% से 11% के बीच रही है। 2011 में बीजेपी को 6.03% वोट मिले। 2016 में बीजेपी को 10.53% वोट मिले।
2021 में बीजेपी को 11.3% वोट मिले, यानी बीजेपी को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए सॉलिड समर्थन की जरूरत है। इसलिए बीजेपी की नजर ईसाई वोटों पर है। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के बड़े नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई स्थानीय ईसाई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी खास तौर पर ईसाइयों को लुभाने की कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल केरल में कुल 20 लोकसभा सीट हैं। इसमें UDF के पास 19 सीटें हैं और LDF के पास सिर्फ 1 सीट है। NDA के पास एक भी सीट नहीं है। बीजेपी केरल में चर्च के आसपास अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्च के इन पादरियों की मुलाकात को बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर देखा जा रहा है। केरल में बीजेपी का वोट चुंबक फिट करना पीएम मोदी की प्राथमिकताओं में से एक है। तो एक और प्रधानमंत्री मोदी अपनी मेहनत से केरल में बीजेपी को मजबूत सत्ता बनाने में लगे हुए हैं। दूसरी ओर उनकी लोकप्रियता की सत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण से पहले IIM रोहतक ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में 96% लोगों ने यह कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मन की बात कार्यक्रम कम से कम एक बार जरूर सुना है। 23 करोड़ लोग पीएम मोदी की मन की बात को लगातार सुनते हैं। 41 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मन की बात के रेगुलर ऑडियंस बन सकते हैं। इसको सुनने वाले 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की इच्छा जताई है। 19 से 34 वर्ष के आयु के 62% लोग मन की बात को मोबाइल में सुनना पसंद करते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के 3.2% लोग मन की बात टेलीविजन पर देखते हैं। तो एक और पीएम मोदी दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने के लिए वोटरों से डायरेक्ट कनेक्ट बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर 2024 में उन्हें टक्कर देने की कोशिश में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिन भर उड़ान भरते रहे। विपक्ष को जोड़ने के लिए आज नीतीश कुमार का अंतर्राज्यीय परिश्रम देखने को मिला। सुबह सुबह नीतीश कुमार सबसे पहले पटना से कोलकाता पहुंचे, फिर वो कोलकाता से लखनऊ पहुंचे। कोलकाता में नीतीश कुमार ममता बनर्जी और लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले। ये दोनों मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों नेताओं ने पहले कांग्रेस के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार इन्हें साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोलकाता में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की मुलाकात के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद यह कहा कि विपक्ष का एकजुट होना जरूरी है, किसी में कोई अहंकार नहीं है, साथ मिलकर बीजेपी को जीरो पर लाएंगे। नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि ये लोग इतिहास बदल रहे हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। इसके बाद नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने जोर देकर विपक्ष की एकता बनाने की बात कही। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने आज क्या क्या बोला, एक बार पहले वो सुन लीजिए। सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। तो आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। लोकतंत्र पे संकट है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश में नीतीश कुमार हार्ड वर्क कर रहे हैं और ओवर टाइम भी कर रहे हैं, और इस पर बीजेपी समेत सभी पार्टियों की नजर भी है। विपक्षी पार्टियां तो नीतीश कुमार के परिश्रम से बहुत खुश हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार से बिहार तो संभल नहीं रहा और वो बिचौलियों के काम में लगे हैं। विपक्षी एकता पर नेताओं के बयान में कितना तीखापन है, इस पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्लेन पर बैठकर दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ बिचौलिया का काम करने गए। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बिहार के नेता हैं। आपको अपना सम्मान हो कि नहीं हो, बिहारियों का तो सम्मान बचा के रखिए। 3 राज्य ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश और बंगाल, और इसके साथ हम तेलंगाना को भी जोड़ते हैं। अब यहाँ अगर नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा निकल जाता है कि यहाँ डायरेक्ट फाइट हो, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मानी जाएगी। इस बैठक का औचित्य क्या है? नीतीश कुमार ममता बनर्जी को मिलने गए, क्या उनको ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार है, या ममता बनर्जी नीतीश कुमार के अधीन काम करने के लिए तैयार है? हम स्वागत करते हैं और हम भी जल्दी ही ममता जी से मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी का जो इनिशिएटिव है बहुत ही स्वागत योग्य है। वो तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन सही समय पर शुरू किया है। नीतीश कुमार जी तो लगातार सकारात्मक प्रयास इस दिशा में कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कई मौकों पर साफ किया है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं। प्राथमिकता में शामिल है कैसे विपक्ष के सभी दल एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए, ये सुनिश्चित हो कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़े जाए। वैसे नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले वायनाड के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। आज उन्होंने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। इसके बाद वो अखिलेश यादव से भी मिले। आने वाले दिनों में वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसीआर से भी मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार की भागदौड़ और कोशिशों में कोई कमी नहीं है। 2024 के लिए वो सभी विपक्षी पार्टियों को एक ही गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आशंका इस गाड़ी के पंचर होने की भी है, और इस बात के संकेत यूपीए के बड़े नेता शरद पवार दे रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज अगाड़ी है, कल रहेगा या नहीं ये किसको पता है। इस बीच सूत्रों से हमारे पास बड़ी जानकारी यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त रैलियों में शरद पवार शामिल नहीं होंगे। 1 मई को इसकी पहली रैली मुंबई में होने वाली है। आणि बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे रॅली आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? 2024 चुनाव में अभी समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पहले हैं और नेताओं के बयानों में चुनावी गर्मी भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की और सबसे पहला हमला उन्होंने माफियाओं पर किया। सीएम योगी ने आज सहारनपुर में एक चुनावी रैली में कहा कि रंगदारी न फिरौती अब यूपी में नहीं है किसी की बपौती। माफिया और अपराधी आज अतीत की बात हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सुरक्षा, समृद्धि और रोजगार के प्रतीक के रूप में विकसित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के तेवर देखिए और उनकी वो बातें सुनिए जिनमें माफिया को खुला चैलेंज है। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। तो एक तरफ सीएम योगी ये दावा कर रहे हैं कि यूपी माफिया और दंगा मुक्त हो चुका है, ये किसी की बपौती नहीं है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माफिया अतीक अहमद की फरार बेगम लेडी डॉन शाइस्ता परवीन के समर्थन में पोस्टर बैनर लेकर निकल पड़े हैं। गोरखपुर में एक प्रोफेसर शाइस्ता की तलाश यूं के शीर्षक वाला बैनर लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। इस व्यक्ति का कहना है कि अतीक अहमद के परिवार को बेवजह परेशान न करें, कानूनी तरीके से पालन होना चाहिए। पोस्टर लेकर धरने पर बैठने वाले प्रोफेसर का नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 6 साल तक इन्होंने पढ़ाया भी है, लेकिन अब अतीक अहमद के मामले में वो नया चैप्टर खोल रहे हैं। कैसे सरेंडर कोई कर देगा, क्यों सरेंडर कर देगा, क्या पता है इस पुलिस के साथ। और सम्यक मैं कह रहा हूं कि आप कुछ न करिए, आप कहिए कि हाँ आप न्यायालय में कहीं भी हाजिर होकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत होइए। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या इतना बड़ा क्राइम हो गया है देश का कि 140 करोड़ में अकेले शाइस्ता है कि इस तरीके से आप तलाश जारी है शाइस्ता की। आप प्रोसीजर है, आप कानून के दायरे में आइए। इतना दहशत आखिर भय कायम है तभी ना वो भगती हुई। और भगने का लाजमी भी है कि देखते ही देखते उसके पति को मार दिया गया। और अब सत्ता की वो वीडियो कुंजी जिसमें मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान से आया एक वीडियो है। इसमें चीते की मौत का दृश्य सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। कल उदय नाम के इस चीते की अचानक मौत हो गई थी। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि चीता लड़खड़ा कर चल रहा है, थोड़ी देर चलता है, फिर अचानक गिर जाता है। ये मौत के कुछ देर पहले का वीडियो बताया जा रहा है। उदय नाम के इस चीते को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। अब तक लाए गए कुल 20 चीतों में से 2 चीतों की मौत हो चुकी है। और अब देश की बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप में। कर्नाटक के गुंडलुपेट में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र जातिवादी है। बीजेपी लिंगायत, वोकालिगा, SC ST सबको साथ में लेकर चल रही है। कर्नाटक में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने गांधी के विचारों का सम्मान नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। कर्नाटक के बेलगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने GST को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि GST देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाया गया है। अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम GST को बदल देंगे। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।